नमस्कार। लॉजिक ईआरपी में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपको एक अपैरल होलसेल बिजनेस में लॉजिक बिजनेस अल्टीमेट सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का डेमो देगा। सबसे पहले आइए कस्टमर और सप्लायर का नया अकाउंट बनाने की प्रक्रिया को देखें। नाम दर्ज करें और अकाउंट टाइप को कस्टमर या सप्लायर के रूप में डिफाइन करें। कॉन्टैक्ट डिटेल और पता दर्ज करने के लिए अदर डिटेल्स पर क्लिक करें। जीएसटी डिटेल्स और सेल नेचर को भी डिफाइन करें। आप अदर डिटेल्स में बैंक डिटेल्स भी दर्ज कर सकते हैं। इसी तरह सभी डिटेल्स के साथ सप्लायर का अकाउंट बनाएं। सेटअप अकाउंट ग्रुप्स ऑप्शन आपको कस्टमर्स और सप्लायर्स को अलग-अलग कैटेगरी में अरेंज करने में मदद करता है। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले ग्रुप क्राइटेरिया एरिया और वीकडे हैं। कस्टमर्स को उनके एरिया के अनुसार अरेंज किया जा सकता है। अकाउंट्स को एलोकेट या डी एलोकेट करने के लिए ग्रुप के नाम पर राइट क्लिक करें। एलोकेटेड अकाउंट देखने के लिए ग्रुप को एक्सपेंड करें। एरिया को सप्ताह के दिनों के तहत अरेंज किया जा सकता है। तो हर एक समूह में 5 लेवल होते हैं। आप एजेंट, सेल्समैन या ब्रोकर भी बना सकते हैं। बस एक नाम और शॉर्ट नाम टाइप करें। यदि आप चाहें तो अन्य डिटेल्स दर्ज करें। आप सेटअप कंपनी ऑप्शन की मदद से आइटम्स की कंपनियां बना सकते हैं। स्क्रीन के अंत तक स्क्रॉल करें और नई कंपनी का नाम और शॉर्ट नाम लिखें।
ठीक इसी तरह से आप अलग-अलग गोदाम भी सेटअप कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपने स्टॉक को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आइए अब आइटम्स के ग्रुपिंग को देखें। सेटअप आइटम ग्रुप ऑप्शन की मदद से आप आइटम को अलग-अलग ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हैं। अपैरल आइटम्स के अलग-अलग ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं और उनमें आइटम एलोकेट किए जा सकते हैं। इसी तरह आप और भी क्राइटेरिया जैसे जेंडर, सीजन आदि का प्रयोग कर सकते हैं। जीएसटी ग्रुप अलग-अलग जीएसटी स्लैब में आइटम्स को क्लासिफाई करने के लिए बनाया जाता है। ज्यादातर अपैरल आइटम्स को जीएसटी अपैरल स्लैब के तहत एलोकेट किया जाता है। आप इस तरह की 30 ग्रुप कैटेगरी बना सकते हैं। आइए देखें कि आइटम कैसे सेट किए जाते हैं। आइटम का नाम टाइप करें और वह कैटेगरी चुनें जिससे वह संबंधित है। आइटम को बाकी ग्रुप्स में भी एलोकेट करें और अन्य आवश्यक डिटेल्स भरें। आप सिंगल आइटम के लिए कई कंपनियां चुन सकते हैं। साथ ही जितने आवश्यक हो उतने पैक साइज पर टिक करें। इसी तरह आइटम के लिए मल्टीपल शेड्स चुनें। आइटम को शेड और साइज के अनुसार देखने के लिए रिव्यू पर क्लिक करें। फिर इसे सेव करें।
अब हम एक परचेस वाउचर दर्ज करते हैं। सबसे पहले हम परचेस बिल दर्ज करने के मैनुअल तरीके को देखेंगे। सप्लायर का नाम और अन्य डिटेल जैसे बिल नंबर और बिल की तारीख दर्ज करें। अब आइटम का नाम दर्ज करें। उस आइटम के सभी साइज एक लिस्ट के रूप में दिखाई देंगे। एक को चुनें। सर्च लिस्ट से लॉट नंबर चुनें या एक नया लॉट बनाएं और अन्य आवश्यक डिटेल जैसे क्वांटिटी, रेट्स और डिस्काउंट दर्ज करें। उसी आइटम के अगले पैक साइज वही डिटेल के साथ ऑटोमेटिकली दर्ज किए जा रहे हैं। आपको बस एंटर की प्रेस करना है। अगर जरूरी हो तो आप डिटेल बदल भी सकते हैं। इससे बिल बनाने का प्रोसेस तेज हो जाता है। आइटम के सभी साइज जल्दी से दर्ज हो गए हैं। इस ऑप्शन को परचेस वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में डिसेबल भी किया जा सकता है। बस कैरी फॉरवर्ड पैक साइज के ऑप्शन को अनटिक करें और सेव करें। चलिए एक और आइटम दर्ज करते हैं जिसका रेट 1000 रुपये से अधिक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस केस में 12% जीएसटी लागू किया जा रहा है और रेट 1000 रुपये से कम होने पर 5% लागू किया गया है। जरूरत पड़ने पर इस स्लैब को बदला जा सकता है। परचेस रेट फॉर्मूला का उपयोग करके सॉफ्टवेयर द्वारा ऑटोमेटिकली परचेस रेट की कैलकुलेशन की जाती है। आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परचेस रेट फॉर्मूला को कस्टमाइज कर सकते हैं। व्यू टोटल्स पर क्लिक करें, जहां आप ग्रोस अमाउंट, रुपए में डिस्काउंट, टैक्स की राशि और नेट अमाउंट देखेंगे। बिल की अकाउंट एंट्री देखने के लिए F2 दबाएं। अंत में गोदाम चयन का मैसेज दिखाई देता है। वह गोदाम चुनें जिसमें आप दर्ज की गई आइटम्स का स्टॉक सेव करना चाहते हैं। परचेस वाउचर को एक्सेल शीट के द्वारा भी दर्ज किया जा सकता है। अपने सिस्टम से एक्सेल शीट ब्राउज करें और रिफ्रेश पर क्लिक करें। एक्सेल शीट के सभी आइटम यहां दिखाई देंगे। अगर कोई इनवैलिड आइटम हो तो वे यहां दिखाई देंगे। क्योंकि कोई इनवैलिड आइटम नहीं है, इसलिए हम इस वाउचर को सेव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सप्लायर का नाम और गोदाम का नाम दर्ज करें। और सेव बिल पर क्लिक करें। परचेस वाउचर सेव हो गया है।
आइए इसे परचेस वाउचर विंडो में चेक करें। मॉडिफाई पर क्लिक करें और परचेस बिल सर्च करें। परचेस वाउचर दर्ज हो गया है। परचेस रिटर्न दर्ज करने की प्रक्रिया काफी हद तक परचेस वाउचर के समान है। बस सप्लायर का नाम और अन्य डिटेल दर्ज करें। अब बारकोड या आइटम नाम का उपयोग करके आइटम का नाम दर्ज करें और लॉट नंबर चुनें। रेट अपने आप चुन लिए जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड पैक साइज का ऑप्शन परचेस रिटर्न में भी उपलब्ध है। आप इसे कॉन्फ़िगरेशन में एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। स्टॉक ट्रांसफर गोडाउन वाइज ऑप्शन आपको स्टॉक को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में ट्रांसफर करने में मदद करता है। गोडाउन फ्रॉम और गोडाउन टू चुनें। आइटम दर्ज करने के कई तरीके हैं। आप सभी आइटम को केवल एक क्लिक से ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर ऑल स्टॉक पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि किसी एक्सेल फाइल से आइटम को रिट्रीव किया जाए। अपने सिस्टम से फाइल ब्राउज करें और इसे सेव करें, जैसे हमने परचेस वाउचर इंपोर्ट करते समय किया था। इनके अलावा आप आइटम डिटेल में आइटम को मैन्युअली भी दर्ज कर सकते हैं। यहाँ कैरी फॉरवर्ड पैक साइज का ऑप्शन भी उपलब्ध है। बस कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शन पर टिक करें और इसे सेव करें। आइए अब प्राइस लिस्ट सेटअप करने की प्रक्रिया को देखें। मल्टीपल प्राइस लिस्ट का उपयोग तब किया जाता है जब सभी पार्टीज पर एक फ्लैट रेट लागू किया जाता है। खर्चों के नाम को डिफाइन करें और उन्हें सेव करें। अब डिफाइन फॉर्मूला टैब में आप मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन जनरेट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का नाम दर्ज करें और फॉर्मूला डिफाइन करें। इसका मतलब है कि सेल रेट की कैलकुलेशन एमआरपी से 20% कम करके की जाएगी। अब हम सेल बिल में मल्टीपल प्राइस लिस्ट के उपयोग को देखते हैं। कस्टमर का नाम दर्ज करें और वह प्राइस लिस्ट चुनें जिसे आप इस कस्टमर पर लागू करना चाहते हैं। हमने लेस 20% चुना है। अब आइटम डिटेल दर्ज करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेल रेट की कैलकुलेशन 1040 रुपये की गई है,
जो कि 1,300 रुपये के एमआरपी से 20% कम है। ग्रोस अमाउंट रुपए में टैक्स, डिस्काउंट और नेट अमाउंट देखने के लिए व्यू टोटल्स पर क्लिक करें। आइटम वाइज प्राइस लिस्ट का उपयोग तब किया जाता है जब अलग-अलग आइटम्स और कस्टमर्स के लिए अलग-अलग रेट का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हमें प्राइस लिस्ट और एक्सपेंस डिटेल्स को डिफाइन करना होगा। प्राइस लिस्ट का नाम डिफाइन करें और इसे सेव करें। इसी तरह एक्सपेंस डिटेल को डिफाइन करें। उदाहरण के लिए सीडी को पहले ही डिफाइन किया जा चुका है और कॉलम नंबरों को 1, 2, 3 और 4 के रूप में एट्रीब्यूट किया गया है। हम टीडी के एक और खर्च को डिफाइन करेंगे और कॉलम में 5, 6, 7 और 8 नंबरों को एट्रीब्यूट करेंगे। अगले टैब में प्राइस लिस्ट कॉन्फ़िगर की जाती है। बेस रेट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आदि जैसे सभी डिटेल्स को ध्यान से डिफाइन करें। डिफ़ॉल्ट वैल्यू को अगले स्टेप में भी डिफाइन किया जा सकता है। अगले स्टेप में आइटम और पार्टियों को प्राइस लिस्ट एलिमेंट से लिंक किया जाता है। एक्सपेंस के नाम पर क्लिक करें और वह आइटम ग्रुप चुनें जिसे आप लिंक करना चाहते हैं। इसी तरह कस्टमर्स को या तो अकाउंट ग्रुप या अकाउंट्स का उपयोग करके लिंक किया जा सकता है। इन सेटिंग्स को रिफ्रेश पर क्लिक करके डिस्प्ले टैब में देखा जा सकता है। आइए सेल बिल में इसका उपयोग देखें। कस्टमर का नाम दर्ज करें जिसे हमने पिछले स्टेप में लिंक किया था। आप उन एजेंटों या सेल्समैन को भी चुन सकते हैं जिन्हें हमने सेटअप एजेंट ब्रोकर विंडो में बनाया था। आइटम वाइज प्राइस लिस्ट चुनें।
अब जिस ग्रुप को हमने पिछले स्टेप में लिंक किया था, उस ग्रुप की आइटम एंटर करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेल रेट की कैलकुलेशन 454.35 रुपए की गई है, जो कि 699 रुपए के एमआरपी से 35% कम है। मार्जिन डिटेल देखने के लिए सेल रेट पर क्लिक करें और F4 दबाएं। खर्चों और उनके वैल्यू का डिटेल यहाँ देखा जा सकता है। प्रिंट पर क्लिक करने से बिल सेव और प्रिंट हो जाएगा। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रिंटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। आइए ऑर्डर प्रोसेसिंग पर एक नज़र डालते हैं। सेल ऑर्डर जनरेट करने के लिए कस्टमर का नाम दर्ज करें। एजेंट और प्राइस लिस्ट ऑप्शन यहाँ भी उपलब्ध है। सेल ऑर्डर में आइटम दर्ज करने के कई तरीके हैं। रिट्रीव पर क्लिक करें। आप अपने सिस्टम से एक्सेल शीट ब्राउज कर सकते हैं। दूसरा तरीका अलग अलग ग्रुप्स या कंपनियों के अनुसार आइटम्स को रिट्रीव करना है। चाहा हुआ फिल्टर लागू करें और हर एक आइटम के लिए क्वांटिटी दर्ज करें। आप एक एक करके भी क्वांटिटी दर्ज कर सकते हैं। आइटम दर्ज करने का तीसरा तरीका उन्हें मैन्युअल रूप से दर्ज करना है। सेल ऑर्डर जनरेट करने के बाद एक पैकिंग स्लिप डिलीवरी ऑर्डर तैयार किया जाता है। कस्टमर का नाम और गोदाम का नाम दर्ज करें। अब वह सेल ऑर्डर चुनें जिसके माध्यम से डिलीवरी ऑर्डर तैयार किया जाना है। आप चाहें तो रिमार्क्स भी डाल सकते हैं। चुने हुए सेल ऑर्डर से आइटम ऑटोमेटिकली दर्ज किए गए हैं। पैकिंग बॉक्स को एक नंबर प्रदान करें और पैकिंग बॉक्स को स्टॉक असाइन करने के लिए ऑटो एलोकेट स्टॉक पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट सेव करें। अब हम डिलीवरी ऑर्डर से सेल बिल जनरेट करेंगे। कस्टमर का नाम और अन्य डिटेल दर्ज करें। रिट्रीव ऑर्डर पर क्लिक करें। उस कस्टमर के सभी डिलीवरी ऑर्डर दिखाई देंगे। वह डिलीवरी ऑर्डर चुनें जिसे आप रिट्रीव करना चाहते हैं। लिस्ट से आइटम चुनें। डिलीवरी ऑर्डर को सेल बिल में रिट्रीव कर लिया गया है। सेल प्लस डिलीवरी ऑर्डर पैकिंग स्लिप रिपोर्ट का उपयोग सेल ऑर्डर और डिलीवरी ऑर्डर से तैयार किए गए सेल बिल के डिटेल को
डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। यह पैकिंग बॉक्स नंबर और सेल ऑर्डर के बाकी डिटेल भी दिखाता है। आप लॉजिक ईआरपी में आसानी से सेल रिटर्न दर्ज कर सकते हैं। आवश्यक डिटेल्स दर्ज करें। जैसे ही आप लॉट नंबर दर्ज करते हैं, उस आइटम की सेल हिस्ट्री, क्वांटिटी, रेट और डिस्काउंट जैसे सभी डिटेल्स के साथ दिखाई देती है। वह सेल बिल चुनें जिसके खिलाफ रिटर्न किया जाना है और रिटर्न की क्वांटिटी दर्ज करें। अब मान लीजिए कि किसी कस्टमर ने आपको चेक के द्वारा पेमेंट किया है। इसे बैंक रिसीट्स में दर्ज किया जाएगा। लिस्ट से बैंक अकाउंट चुनें। आप सभी अकाउंट वाउचर में नरेशंस को प्रीडिफाइन भी कर सकते हैं। आवश्यक डिटेल्स दर्ज करें। पेमेंट या रसीद दर्ज करते समय पेंडिंग बिल डिस्प्ले होते हैं। उन बिलों पर क्लिक करें जिनके लिए पेमेंट एडजस्ट किया जाना है। इसी तरह अगर आपको अपने सप्लायर को चेक के द्वारा पेमेंट करना है, तो इसे बैंक पेमेंट्स में दर्ज किया जाएगा। वह बैंक अकाउंट चुनें जिसके द्वारा पेमेंट किया जाना है और अन्य आवश्यक डिटेल्स भरें। लॉजिक ईआरपी के पास स्टॉक की ऑडिटिंग करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिजिकल वर्सेस एक्चुअल स्टॉक ऑप्शन आपको ऐसा करने में मदद करता है। वह गोदाम चुनें जिसके स्टॉक का ऑडिट किया जाना है। आप कंपनी वाइज और ग्रुप वाइज फिल्टर भी लगा सकते हैं। सभी फिल्टर लगाने के बाद रिफ्रेश स्टॉक पर क्लिक करें। यह सॉफ्टवेयर में एक्चुअल स्टॉक है। अब यहाँ फिजिकल स्टॉक के बारकोड को स्कैन करें। जैसे जैसे आप स्कैन करते रहते हैं, फिजिकल स्टॉक कॉलम में मात्रा बढ़ती जाती है। दोनों क्वांटिटीज का डिफरेंस डिफरेंस कॉलम में दिखाई देगा।
सभी स्टॉक को स्कैन करने के बाद डॉक्यूमेंट को सेव कर लें। आप स्टॉक रिपोर्ट में ऑडिट डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। वह डॉक्यूमेंट चुनें जिसे आप देखना चाहते हैं और क्रिएट पर क्लिक करें। एक्चुअल और फिजिकल स्टॉक के बीच अंतर को ठीक करने से पहले हम वेयरहाउस गोदाम में एरो और जॉकी के क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी की जांच करेंगे। सॉफ्टवेयर के अनुसार क्लोजिंग स्टॉक की 112 यूनिट है। एक्चुअल और फिजिकल स्टॉक के बीच डिफरेंस को ठीक करने के लिए हम ऑडिट डॉक्यूमेंट के खिलाफ स्टॉक इशू या रिसीव करेंगे। सॉफ्टवेयर में एक्सेस स्टॉक इशू किया गया है और किसी भी शॉर्टेज को रिसीव किया गया है सिर्फ एक क्लिक से। आइए अब फिर से वेयरहाउस में क्लोजिंग स्टॉक देखें। फिर से रिपोर्ट बनाने के लिए F2 दबाएं। इशू और रिसीप्ट के बाद क्लोजिंग स्टॉक की मात्रा 50 यूनिट्स हो गई है। सभी रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद आइए देखें कि आप लॉजिक ईआरपी में रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे जो एक बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्टों में से एक है। हर रिपोर्ट में दाईं ओर फिल्टर दिए गए हैं। वह अकाउंट चुनें जिसका आप लेजर बनाना चाहते हैं। एंट्री वाइज लेजर बन गया है। ड्यूस एजेंट एनालिसिस रिपोर्ट का उपयोग करंट ड्यूस की जांच के लिए किया जाता है। आप यह भी देख सकते हैं कि कौन से बिल ओवरड्यू हैं और कितने दिनों से हैं। कैश बैंक बुक नकद और बैंक के द्वारा हुई रसीदों और पेमेंट्स को डिस्प्ले करती है। कलेक्शन रिपोर्ट कस्टमर से नकद और चेक के द्वारा कलेक्ट किए गए पेमेंट
और बिल राशि के खिलाफ एडजस्ट की गई राशि को डिस्प्ले करती है। आइए एक नज़र कुछ सेल रिपोर्ट्स पर भी डालते हैं। सेल रजिस्टर समरी रिपोर्ट सेल बिलों को एक संक्षिप्त रूप में डिस्प्ले करती है। इसी तरह सेल एंड सेल रिटर्न रजिस्टर डिटेल्ड सेल बिलों को आइटम नाम, लॉट नंबर, क्वांटिटी, रेट और डिस्काउंट के डिटेल के साथ सेल बिलों को विस्तार में डिस्प्ले करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिपोर्ट कॉपी करने के लिए एक्सेल बटन पर क्लिक करें। यह बटन हर रिपोर्ट में पाया जा सकता है। सेल रजिस्टर क्रॉस टैब में कई रिपोर्ट हैं। कैटेगरी वाइज सेल रिपोर्ट अपैरल आइटम्स की अलग-अलग कैटेगरी की सेल को डिस्प्ले करती है। यह रिपोर्ट साल के अलग-अलग महीनों में हर एक पार्टी की सेल को डिस्प्ले करती है। यहाँ सेल क्वांटिटी दिखाई जा रही है। आप कॉन्फ़िगरेशन को ग्रोस या नेट वैल्यू में भी बदल सकते हैं। यहाँ अकाउंट ग्रुप वाइज सेल भी चेक की जा सकती है। आप जिस मार्केट एरिया की सेल चेक करना चाहते हैं, उसे चुन सकते हैं, नहीं तो सभी मार्केट्स की सेल डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ बहुत से सेल्समैन रिपोर्ट भी है। सेल्समैन वाइज कंसोलिडेटेड रिपोर्ट हर एक सेल्समैन द्वारा की गई सेल को संक्षिप्त रूप में डिस्प्ले करती है। यह रिपोर्ट पूरे साल के अलग-अलग महीनों में आपके द्वारा अर्न किया गया प्रॉफिट या लॉस डिस्प्ले करेगी। सेल रजिस्टर साइज वाइज रिपोर्ट का उपयोग अलग-अलग साइज के अपैरल आइटम्स की सेल की जांच के लिए किया जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर आप जांच सकते हैं कि किस साइज की आइटम की सबसे अधिक डिमांड है और कौन सी सबसे कम।
परचेस रजिस्टर समरी रिपोर्ट परचेस बिलों को संक्षिप्त तरीके से डिस्प्ले करती है। आइटम नाम, लॉट नंबर, डिस्काउंट डिटेल आदि के साथ डिटेल्ड तरीके से परचेस वाउचर देखने के लिए परचेस रजिस्टर डिटेल्ड पर क्लिक करें। किसी वाउचर को जूम डाउन करने के लिए उस बिल नंबर पर डबल क्लिक करें। आप वाउचर में मॉडिफिकेशन करके इसे सेव कर सकते हैं। परचेस रजिस्टर साइज वाइज रिपोर्ट सप्लायर के नाम, बिल नंबर और बिल की तारीख के साथ अलग अलग साइज के अपैरल आइटम्स की परचेस को डिस्प्ले करती है। मार्जिन रिपोर्ट का उपयोग उस मार्जिन की अमाउंट और परसेंट चेक करने के लिए किया जाता है जिस पर हमने अपने सप्लायर से आइटम खरीदे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर एक आइटम का रेट, नेट अमाउंट, परचेस अमाउंट और एमआरपी अमाउंट यहाँ दिखाई गई है। आइए देखें कि हम लॉजिक ईआरपी में स्टॉक कैसे चेक कर सकते हैं। स्टॉक क्वेरी टैब में कई रिपोर्टें होती हैं। कैटेगरी वाइज स्टॉक रिपोर्ट हर एक कैटेगरी के अपैरल आइटम्स का करंट स्टॉक डिस्प्ले करती है। इसी तरह यह रिपोर्ट हर एक कैटेगरी के तहत स्टाइल के अनुसार उसके वैल्यू के साथ स्टॉक दिखाती है। स्टाइल के नाम पर डबल क्लिक करके इसके लेजर को जूम डाउन करें। स्टॉक क्वेरी साइज वाइज रिपोर्ट अलग अलग साइज के साथ हर एक आइटम के करंट स्टॉक प्लस स्टाइल को डिस्प्ले करती है। आप लॉजिक ईआरपी से जीएसटी रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। डेट एंटर करें और जनरेट पर क्लिक करें।
जीएसटी रिटर्न को या तो ऑटोमेटिकली या मैन्युअल रूप से जेसन फाइल बना के जमा किया जा सकता है। बस उस जीएसटीआर को चुनें जिसे आप जनरेट करना चाहते हैं और जनरेट पर क्लिक करें। लॉजिक ईआरपी में जीएसटीआर2 को रिकॉन्साइल भी किया जा सकता है। आपको बस अपने सिस्टम से फाइल को ब्राउज करना है। जीएसटीआर2 डेटा ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह जीएसटीआर3 को ऑटोमेटिकली या मैन्युअल रूप से जेसन तैयार करके जमा किया जा सकता है। इनके अलावा अन्य जीएसटीआर फॉर्म भी उपलब्ध हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अधिक सॉफ्टवेयर संबंधी अपडेट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं।